Welcome to BioDees. In the last video, we learned about what a cell is as well as the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Now, in this video, we'll dive deeper into the structure of cell. Though their size, shape, and activities vary, all cells have three major functional reasons. Okay? क्या क्या है वो? सेल मेम्ब्रेन हो गया एक हो गया न्यूक्लियस और एक हो गया साइटोप्लाज्म. तो हम इस वीडियो पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं और अपकमिंग वीडियोस में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी कवर करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है. सेल और एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, अब ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है और ये क्या है? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर, ये दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, प्रोवाइड्स सेपरेशन. समझ में आया? तो हम अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ लिविंग, थिन, पतला सा, डेलिकेट, नाजुक सा, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब बोलोगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? चलिए देखते हैं. तो जो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बाहर की ओर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अंदर आना चाहते हैं, तो वो अंदर कैसे आएंगे? उसके लिए कुछ टाइप्स के मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो पे. अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आते हैं और वो किसके थ्रू सिलेक्ट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. अगर सेल मेम्ब्रेन उनको एंट्री दे रहा है तो वो आएंगे, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो वो नहीं आ पाएंगे. वो सिलेक्ट करता है, कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे पॉइंट है प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है सेल में. अब यहाँ पे देखो आप लोग स्ट्रक्चर एनिमल सेल और प्लांट सेल. अब बोलोगे ये दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंस है? तो देखो एनिमल सेल में फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं they are generally small in size. okay, small in size. वहीं यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? larger than animal size. ठीक है, animal cells, sorry. then second is क्या? सेल वॉल एब्सेंट है. सेल वॉल है ही नहीं. देखो ना, इसमें है, प्लांट्स में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है. वहीं सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, जो वैक्यूल्स है इसमें वो क्या होता है? टेम्पररी होता है और स्मॉल होता है. और वही प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं. ठीक है, परमानेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल सेप होता है. ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ठीक है, अब चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो देखिए कंपोजिशन में हम देखते हैं तीन चीजों से मिलकर बना है: प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन है 60 to 80%, लिपिड्स का है 20 to 40%, कार्बोहाइड्रेट्स का है 2 to 10%. ठीक है, लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है, वहीं कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन से मिलता है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पहले तो सबसे पहले बता दूं, it is made up of phospholipid bilayer. ठीक है, देखिए दो लेयर्स है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइलेयर. अच्छा चलिए ये मैं बाद में समझाऊंगी. पहले देखो ये स्ट्रक्चर, इसका हेड जो है फॉस्फेट हेड, जो फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक. ठीक है, और वहीं ये जो हम टेल देख रहे हैं ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, जो कि फैटी एसिड से मिलकर बना है. क्या है? हाइड्रोफोबिक. वाटर हीटिंग है, मतलब ये क्या करेगा? ये वाटर को रिपेल करेगा कि नहीं भाई तुम मुझसे दूर जाओ. समझ में? और ये नहीं, तुम तो पास आ जाओ. वाटर, ग्लूकोज, तुम तो पास आ जाओ. ठीक है, तो ये फिलिक का मतलब पता है, ये लविंग और ये हीटिंग. तो इससे समझ में आ गया. ठीक है, अब आप आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर बताओ आप. अच्छा ये देखो, ये क्या है? ये बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर. बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स. समझ में आया? अब देखो ये जो टेल है ये इन बिटवीन प्रेजेंट है, और वहीं ये जो फॉस्फेट हेड है, हाइड्रोफिलिक जो है वो क्या है? वो उसका फेस अपर साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन. फ्लूइड मोजाइक मॉडल.
क्या है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? In 1972, Singer and Nicholson suggested a model called fluid mosaic model to explain the ultrastructure of the cell membrane. Okay? तो according to them, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. बाइलेयर मतलब 2 लेयर. पहले भी बात कर चुके हैं हम इस बारे में. अब देखिए ये फ्लूइड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फ्लोटिंग नेचर. ओके. और मोज़ेक का मतलब हुआ जो प्रोटीन जो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट है. मोज़ेक मतलब में अनइवन, कोई अनइवन है, उनका जो साइज है कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो मोज़ेक पैटर्न में यहाँ पे एम्बेडेड है. ठीक है, जिसका कोई भी रेगुलर शेप एंड साइज नहीं है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोटीन है. एक तो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक तो है इंट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? जो फॉस्फोलिपिड लेयर के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है. वहीं इंटीग्रेटेड या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या मतलब है? जो कि बाइलेयर के अंदर साइड इनसाइड पूरा एम्बेडेड है. देख सकते हैं हम यहाँ पे. वहीं एक्सट्रिंसिक देखिए सिर्फ आउटर सरफेस पे है ना. अब देखिए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों को मिला के हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. अब ये ग्लाइकोलिपिड क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर. अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. तो जैसे कि बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि स्मॉल इन साइज है, लाइक ऑक्सीजन, CO2. ये सब क्या करते हैं? ये सब फॉस्फोलिपिड से इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जैसे कि हम ले लिए ग्लूकोज, H2O, ये सब स्पेसिफिक होती है और इनको फैसिलिटेड चैनल्स की ज़रूरत होती है. फैसिलिटेड चैनल क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन. ये चैनल ये इनका हर किसी का, लाइक ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का एक स्पेसिफिक चैनल होगा, H2O है वाटर का एक स्पेसिफिक चैनल होगा जिसका नाम एक्वापोरिन है. तो ये वहीं से ही इन एंड आउट करती हैं. और ये क्या करती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है. ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है. ओके. तो एक तो हमने देख लिया डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को ही हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी बोल रहे हैं. ठीक है. बस ये मॉलिक्यूल्स वेरी करती हैं. जैसे कि हम अगर CO2 और O2 ले लिया तो वो इजीली यहीं से जा सकती हैं. लेकिन ये जो है ग्लूकोज, H2O, ये सब, इनको सबको चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अलाउ नहीं करती इनको पास होने से, इसीलिए इनको चैनल की ज़रूरत पड़ती है. ओके. अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है. ठीक है. ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट यूजेस एनर्जी ऑफ ATP, राइट. तो क्या करते हैं कि जैसे कि ये एक चैनल मान लीजिए, जब इसको ATP प्रोवाइड करेंगे तो ये चैनल ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद सोडियम और पोटेशियम का इन एंड आउट होगा. ओके. इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल. एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ गए? चलो अब डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आपको बता देती हूँ. ये तो रैपिड प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस. वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन क्या है? ये स्लो प्रोसेस है. ठीक है. ये दोनों डायरेक्शन में आना जाना कर सकते हैं एक साथ, लेकिन इसमें वन डायरेक्शन से ही होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. और ATP का सबसे बड़ा जो डिफरेंस तो यही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP का यूज़ होता है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में ATP का यूज़ नहीं होता है. ठीक है. इतना समझ गए? अब हम आते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? इसमें भी 2 होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? जब वेसिकल में पैक होकर जब एनर्जी इन एंड आउट होती है, सेल मेम्ब्रेन की इन एंड आउट होती है, उसी को हम बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. अब हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस, इसी का ही पार्ट है. एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो मतलब अंदर की ओर. अंदर की ओर जब वेसिकल आता है तो हम उसको, सेल के अंदर जब आता है तो हम उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए हैं फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस वाइट ब्लड सेल है. जब वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, जब इंगल्फ करता है तो वो वेसिकल फॉर्म में ही तो आ रहा है सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या अंदर आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एंडोसाइटोसिस. अब देखिए एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है. एग्जाम्पल मैंने लिया है न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है? जब सेल में जब सिग्नल जब वेसिकल के थ्रू वो क्या करता है? केमिकल फॉर्म में जो कि सिग्नल प्रोवाइड करता है उसको वेसिकल फॉर्म में बाहर की ओर भेजता है. तो बाहर की ओर जा रहा है ना, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड आउट साइड. अब हम फाइनली
लास्ट टॉपिक जो कि फंक्शंस। अब इतना कुछ पढ़ लिया तो फंक्शन तो वैसे ही समझ में आ गया। सबसे पहले बैरियर के जैसा काम करता है। बैरियर कैसे? जो सेल है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। तो एज अ बैरियर काम करता है। सेकंड क्या हो गया हमारा? चलो हम यहाँ पहले लिख ही लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला हमने? बैरियर, ठीक है। सेकेंडली हम क्या है? कंट्रोलिंग मोमेंट। कंट्रोलिंग मोमेंट मतलब क्या है हुआ ये कि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, मीन्स दैट दे विल अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट। तो ये भी हमारा समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड देखो, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या है? हॉर्मोन्स क्या है? वो बाइंड अप करेगी किसी रिसेप्टर से, अपने टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए एक रिसेप्टर से उसको बाइंड करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं। किसी रिसेप्टर को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर वो पहुंचाएगा टारगेट सेल तक। समझ में आया? तो ये हो गया। अब फोर्थ है सेल रिकॉग्निशन। ये क्या है? इट हैव स्ट्रक्चर ऑन देम विच अलाउड द सेल टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर सेल। रिकॉग्नाइज तो कर ही रहा है ना, मतलब किसी को भी घुसने थोड़ी दे रहा है अपने इनसाइड द सेल। पहले देख रहा है, चेक कर रहा है कि वो सही कुछ हार्मफुल तो नहीं पहुंचा रहा है। प्रोटेक्टिव लेयर है क्योंकि कुछ हार्मफुल तो नहीं पहुंचाएगा, उसको पहचानेगा, फिर ही अंदर उसको एंट्री मिलेगी। तो वो रिकॉग्नाइज करता है तभी उसको एंट्री मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी देखेंगे, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे। और तब तक के लिए आप सेल मेम्ब्रेन रिवाइज कीजिए, और अगर अपने पहले की वीडियोस नहीं चेक किया है तो वो भी चेक करो, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। और अगर ये वाला वीडियो समझ में आएगा तभी आपको न्यूक्लियस भी समझ में आएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।